प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। MCOM फाइनल ABST के पेपर कंपलसरी 5, जो कि एडवांस्ड अकाउंटेंसी का पेपर है, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं द्विखाता पद्धति। और द्विखाता पद्धति क्या है, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। द्विखाता पद्धति ऐसे जनोपयोगी संस्थाएं जो जिनका उद्देश्य जनोपयोग होता है, उनमें द्विखाता पद्धति अपनाई जाती है। आज हम चर्चा करेंगे द्विखाता पद्धति के अंतर्गत बिजली पूर्ति अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान जो बिजली कंपनियों पर लागू होते हैं। इसमें पहला है बिजली की दर। सामान्यतः बिजली पूर्ति करना एक एकाधिकार संगठन होता है तथा उपभोग अधिकतम होता है। बिजली पूर्ति अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कंपनियों को अपने उद्देश्य के अनुसार सेवा भाव अधिक करना चाहिए। इसलिए बिजली पूर्ति अधिनियम ने इनकी बिजली विक्रय दर को नियंत्रित कर लाभ कमाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। बिजली पूर्ति अधिनियम के अनुसार प्रत्येक बिजली पूर्ति कंपनियों को बिजली वितरण की दर को इस प्रकार निर्धारित करना चाहिए ताकि उनका स्पष्ट लाभ, क्लियर प्रॉफिट, किसी भी दशा में उनके उचित प्रत्याय के 120% से अधिक न हो सके। यदि कंपनी का स्पष्ट लाभ उचित प्रत्याय के 120% से अधिक है तो ऐसा आधिक्य तुरंत उपभोक्ताओं को लौटाना होगा। अब हम बात करें कि स्पष्ट लाभ या क्लियर प्रॉफिट क्या है और इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो स्पष्ट लाभ या क्लियर प्रॉफिट का निर्धारण, स्पष्ट लाभ से तात्पर्य कुल आय, टोटल इनकम में से कुल खर्चों, टोटल एक्सपेंडिचर घटाने तथा कुछ विशिष्ट नियोजन एप्रोप्रिएशन करने के पश्चात शेष बची हुई राशि से इसका तात्पर्य होता है स्पष्ट लाभ का। स्पष्ट लाभ के निर्धारण हेतु जिन मदों को ध्यान में रखा जाता है उनका विवरण निम्नलिखित है। एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ क्लियर प्रॉफिट। क्लियर प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए स्टेटमेंट बनाया जाएगा जिसमें दो साइड होंगी, एक एक्सपेंडिचर साइड और दूसरी इनकम साइड। एक्सपेंडिचर साइड में अमाउंट लिखेंगे और इनकम की साइड में भी अमाउंट लिखी जाएगी। तो एक्सपेंडिचर साइड में कौन कौन से एक्सपेंडिचर होंगे, इसमें कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, लीगल चार्जेज, बैड डेट्स, ऑडिटर्स फीस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस एडमिजेबल अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। भारतीय जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो अधिकृत खर्चे हैं वो इसमें आएंगे। कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ, PF प्रोविडेंट फंड जो कंट्रीब्यूशन होता है स्टाफ का वो, बोनस टू एम्प्लॉय, और इसके बाद इनकम साइड में लिखेंगे सेल ऑफ एनर्जी लेस डिस्काउंट, रेंट ऑफ मीटर्स, सेल एंड रिपेयर ऑफ लैम्प्स एंड अपार्ट्स, other rents less outgoings, otherwise provided for transfer fees, interest from investment and bank interest, other taxable receipts। तो ये रिसीट साइड का टोटल कर लेंगे, उसमें से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को हम बैलेंस CD आगे कैरी डाउन कर देंगे। इसके बाद
एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, नियोजन क्या क्या करना है। तो नियोजन बनाने के लिए पहले बाई बैलेंस बीडी, जो बैलेंस सीडी किया था उसको बैलेंस बीडी कर देंगे। और एप्रोप्रिएशन में प्रीवियस लॉसेज, पिछले साल के कोई लॉसेज हैं, प्रीवियस लॉसेज, इनकम टैक्स कोई है तो वो लिख देंगे। इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स रिटर्न ऑफ, अदृश्य और कृत्रिम संपत्तियां यदि कोई राइट ऑफ की है, अपलिखित की है, तो वो। कंटिजेंसी रिजर्व, एरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, डेवलपमेंट रिजर्व, अदर एप्रोप्रिएशन परमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और फिर बाय जो फिर लिखेंगे हम बैलेंस बिंग क्लियर प्रॉफिट। तो ये जब घटा देंगे हम तो बैलेंस आ जाएगा क्लियर प्रॉफिट। अब इसके बाद हम बात करें उचित प्रत्यय का निर्धारण। तो उचित प्रत्यय में हम निम्नलिखित मदों का योग सम्मिलित करते हैं, जिसमें पहला है पूंजी आधार पर मानक दर से आय। मानक दर रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर घोषित बैंक दर से हमेशा 2% अधिक होगी। रिजर्व बैंक द्वारा वर्तमान में घोषित बैंक दर 5% है, अतः मानक दर 7% होगी। दूसरा है आकस्मिक कोष के विनियोग को छोड़कर अन्य विनियोगों से आय। तीसरा है राज्य विद्युत मंडल द्वारा दिए गए ऋणों पर आधे प्रतिशत के बराबर की राशि। और चौथा है विकास संचय के शेष के आधे प्रतिशत के बराबर राशि। पांचवा है ऋण पत्रों के आधे प्रतिशत के बराबर राशि। और छठा है वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त दीर्घकालीन ऋणों की राशि पर आधा प्रतिशत। इन सभी मदों का योग उचित प्रत्यय की राशि मानी जाती है। उचित प्रत्यय के निर्धारण हेतु जो विभिन्न मदें बताई गई हैं, उनमें से प्रथम मद में 2 शब्दों यथा पूंजी आधार व मानक दर का उल्लेख किया गया है। तो हम सबसे पहले समझते हैं पूंजी आधार की, पूंजी आधार की राशि को ज्ञात कैसे करेंगे। तो पूंजी आधार की राशि ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाएगा। इनको जो मदें हैं उनको ऐड करेंगे, सम्मिलित करेंगे, जिनमें पहला है स्थायी संपत्तियों की मूल लागत, जिसमें ग्राहकों द्वारा उपलब्ध कराई गई संपत्तियां सम्मिलित नहीं हैं। दूसरा है अदृश्य संपत्तियों तथा काल्पनिक संपत्तियों की लागत। इसमें तीसरा है निर्माणाधीन कार्य की मूल लागत। और चौथा जो शामिल करेंगे वो है आकस्मिक कोष से अनिवार्य रूप से किए गए विनियोगों की राशि। इसमें पांचवा शामिल करेंगे प्रत्येक माह के अंत में सामग्री, माल, आपूर्तियां, नकद और बैंक शेषों के मासिक औसत। अब इन पांचों मदों के योग में से निम्नलिखित मदों के योग को घटाया जाता है। इनका हम योग कर लेंगे पांचों मदों का, और इनमें से हम निम्न को घटाएंगे। उसमें पहला है स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास तथा अदृश्य संपत्तियों की अपलिखित की गई राशि, इसे घटाएंगे। दूसरा है विद्युत मंडल से प्राप्त ऋण की राशि, इसे भी घटा देंगे। तीसरा है ऋण पत्र एवं वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण को भी घटा देंगे। चौथा है ग्राहकों की जमा राशि, ग्राहकों की जो जमा राशि है उसको घटा देंगे। पांचवा है टैरिफ एंड डिविडेंड्स कंट्रोल रिजर्व में जमा राशि, तो टैरिफ एंड डिविडेंड कंट्रोल में जमा राशि को घटा देंगे। छठा विकास संचय की राशि, इसे घटा देंगे। और सातवां लाइसेंस धारकों के खातों में ग्राहकों को वितरित करने के लिए आगे ले जाने वाला शेष, तो इन सबको हम घटा देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मानक दर की। मानक दर क्या है? तो मानक दर से तात्पर्य रिजर्व बैंक द्वारा अंतर बैंक व्यवहारों हेतु निर्धारित दर से 2% ऊपर होती है, उसे हम मानक दर कहते हैं। अब हम बात करेंगे निपटारे योग्य आधिक्य।
यदि कंपनी के स्पष्ट लाभ उचित प्रत्याय के 120% से अधिक हैं तो ऐसा आधिक्य कंपनी तुरंत उपभोक्ता को लौटा देगी। अब कंपनी के पास अधिकतम लाभ उचित प्रत्याय के 120% तक हो सकता है। इसमें से उचित प्रत्याय के बराबर राशि कंपनी के अधीन होगी व इससे अधिक हुए लाभ को निपटारे योग्य आधिक्य कहते हैं। इसका निपटारा भी निम्न प्रकार से किया जाएगा। पहला है आधिक्य का 1/3 भाग लेकिन उचित प्रत्याय के 5% से अधिक नहीं का निपटारा उपक्रम के हाथों में रहेगा। दूसरा जो निपटारा है वो शेष का आधा टैरिफ एंड डिविडेंड्स कंट्रोल रिजर्व को स्थानांतरित किया जाएगा। और तीसरा है शेष राशि को उपभोक्ताओं में दर को कम करने अथवा विशेष छूट देकर बांट दिया जाएगा। इस राशि का कंज्यूमर बेनिफिट रिजर्व अकाउंट में हस्तांतरित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम द्विखाता पद्धति के अंतर्गत जो बिजली कंपनियां हैं उनके संबंध में जो विशेष प्रावधान हैं उन पर हमने चर्चा की। हमने ये भी देखा कि क्लियर प्रॉफिट या स्पष्ट लाभ को कैसे ज्ञात किया जाता है। ये आज के लिए इतना। धन्यवाद सभी का।